गुड मॉर्निंग सीए इंटर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था ऑडिट का चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट में हमने आपको ओवरव्यू दिया कि फाइनली इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। आपको देना है ओपिनियन। ओपिनियन देने से पहले आप रिस्क को असेस करते हुए एवेल्यूएट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। चैप्टर का नाम ही है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेस करने के लिए आप इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करते हो, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो। तो इन 3 टुकड़ों में हमने इस चैप्टर को बांट दिया है। आईसीआई स्टडी मटेरियल में 75 पेजेस का ये चैप्टर है जो हम बहुत कंसाइज मैनर में आपके सामने लाकर रखे हैं। एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटा नहीं है, एक भी प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन टू द पॉइंट मिल जाएगा। तो कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने आपसे बात किया था इंटरनल कंट्रोल के बारे में। इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमने पूरी बात कर ली थी। ये सारे क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। बचे हुए लगभग 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आसपास हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद 4 एस बचते हैं, 5 एस के लिए हम चूँकि एस लोगों की सेपरेट डिमांड होती है पर्टिकुलर उस एस को पढ़ने का, तो हम कोशिश करेंगे हर एक ऐसे 15-15 मिनट में आपको अलग से इसी लेक्चर के जस्ट बाद इसी सीक्वेंस में हम अपलोड कर दें। बताते टाइम हम आपको पुराने लेक्चर का पूरा लिंकेज बताएंगे। हमने अभी तक इंटरनल कंट्रोल की पूरी जानकारी ले ली। इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल लगाने का पर्पज क्या होता है, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, और अगर हम एज एन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले लें तो ऑडिटर को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट क्या हैं, कौन कौन से हैं। कंपोनेंट पढ़ने का फ़ायदा होता है कि हम इंटरनल कंट्रोल को और बारीकी से समझ पाते हैं कि भाई कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस उस कंट्रोल के लिए क्या करती है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, और मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। एंटिटी की बात कर रहा हूँ, एंटिटी कैसे मॉनिटर करती है, ये सारी बातें हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कंट्रोल्स होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल हमारे ऑडिट के लिए रिलेवेंट नहीं होते। तो कौन से कंट्रोल हैं जो ऑडिट के लिए रिलेवेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7। फिर हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जब हम ये पता करेंगे एज एन ऑडिटर कि कौन सा कंट्रोल ऑडिट के लिए रिलेवेंट है, तो हम कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि वो फैक्टर्स बताओ जो आपको ध्यान रखने हैं while determining which controls are relevant for audit। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कंट्रोल्स जो रिलेवेंट हैं ऑडिट के लिए उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। फिर हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इवोल्यूशन की बात की, और इवोल्यूशन करने के लिए हमने इसका दूसरा नाम भी दिया। कई बार मेथड्स नाम लिख करके एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसमें नरेटिव, रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर के साथ साथ फ्लो चार्ट हमने बहुत एग्जैक्टली पॉइंट वाइज आपको इस नोट्स में लिखा है। फिर बेनिफिट इसके सीखा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के बारे में, फिर रिस्क दैट रिक्वायर ए स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। इतने टॉपिक अब तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछता है। तो ये रही हमारी नोट्स जो हमने अब तक की पढ़ाई की थी, इसको एक्सप्लेन किया। ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है। आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हो, जो कि वीडियो के ऊपर ही आपको सबसे पहले हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। तो देखिए ध्यान से, ये सारी चीज़ें, ऐसे नोट्स आपको मिला हुआ है पर्टिकुलर, बिल्कुल स्पेसिफिक। किसी भी तरह की ना फर्जी की बातें हैं और ना कोई ऐसी बात है जो इम्पोर्टेंट हो और छूट गया हो। इस नोट्स में सब कुछ कवर है, ट्रस्ट मी। इसके अलावा आपको ऑडिट में कुछ भी, किसी भी नोट्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट अ रिविजनरी नोट्स। स्टिल मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंप्लीट फुल फ्लेज्ड नोट्स है जो पूरे मटेरियल को, पूरे स्टडी मटेरियल को कवर करता है। तो आप देखिए पॉइंट वाइज टेबुलेशन फॉर्म में एक फ्लो चार्ट बनाते हुए हमने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। आज हमें पढ़ना है की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। लास्ट क्वेश्चन हमारा था रिस्क दैट रिक्वायर ए स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ऐसे कौन से रिस्क हैं जो ऑडिट में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे फ्रॉड से रिलेटेड है, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन हैं,
ठीक है। साथ साथ हमने ये कई सारी चीज़ें पढ़ ली, कई लॉ और रेगुलेशंस में चेंज हो गए हो, कंप्लाई नहीं किया गया हो, तो ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज का क्वेश्चन है की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। तो चलो ध्यान से बच्चों, आज से यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं और फटाफट फट से कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में ये मेन कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएं। तो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के की फीचर्स क्या हैं, ध्यान से देखिए और एक एक बात समझिएगा जो हमने आपको नोट्स में लिखा है। नोट्स उनको ज़्यादा फायदेमंद होगा जो हमारे लेक्चर्स भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लो, वो सीक्वेंस, वो थोड़ा आसान होगा आपको समझना, और बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो उसके लिए जो ऑडियो क्लिप 15-15 मिनट 10-10 मिनट में हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज करके ऑडियो क्लिप देने का वादा किया है, वो भी तब बेनिफिशियल होगा जब आप हमारे लेक्चर्स अटेंड किए हो, ये चीज़, ये बातें आपने हमसे सुनी हो, इस नोट्स को फॉलो किया हो, तो वो 1.5 डे में 2 बार रिवीजन भी पॉसिबल है अगर इन्हीं नोट्स को आप फॉलो करोगे। तो देखो दोस्त, की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट ऑटोमेटेड है और आपको पता है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो इससे क्या, इनके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले आप बताइए, जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, आपको नहीं लगता वो जल्दी जल्दी काम होगा थोड़ा, यानी कि बिजनेस के ऑपरेशंस और तेज हो जाएंगे, प्रोसेस तेज हो जाएगा। अब आप समझिए, कैश काउंटर पर बैंक में जाने के बाद आप कैश विड्रॉ करते थे, कितना टाइम लगता था। आज ऐसा लगता है। एटीएम एटीएम क्या था, ऑटोमेटेड कर दिया गया, कैश काउंटर वाले सिस्टम को कैश विड्रॉ करने का एक आसान तरीका दिया गया। तो अब आप क्या करते हो, एटीएम डेबिट कार्ड लेकर के एटीएम मशीन में जाते हो और बहुत जल्दी से जल्दी पैसा विड्रॉ हो जाता है। इनेबल द फास्टर बिजनेस प्रोसेस और फास्ट हो जाता है, और साथ साथ जो डेटा प्रोसेस किया जाता है वो एक्यूरेट हो जाता है। यानी अगर ऑटोमेशन होगा तो मशीन से काम होती हैं, एक तरीके के सॉफ्टवेयर से काम होते हैं, मैकेनिकल हो जाता है मैनुअल छोड़ करके, और जब इंसान नहीं होंगे वो पूरा लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करेगा, तो आपको भी पता है कि गलती होने के चांसेस कम से कम होंगे। तो एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, हाथ से आप जोड़ घटा गुणा भाग करते हो तो गलती हो जाती है, बट क्या कैलकुलेटर में भी गलती होती है? द आंसर इज नो। यानी आपको इनपुट देना है, प्रोसेस अपने आप हो रहा है, यही तो है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। फिर क्या है, प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑटोमेटेड होने से क्या हुआ, एक ज़्यादा ट्रांजैक्शंस बहुत जल्दी एक साथ प्रोसेस कर दिया जाता है। अब आपको पता है कि एक अगर 50 लाख रुपए कैश आपको काउंट करने हो तो बहुत टाइम लगेगा, पर अगर आप बैंक में जाकर के देखिए, वहाँ मशीन रखी होती है जो कैश काउंट करती है, गड्डी को ऐसे रखा, ऐसे ऐसे करके फटाफट से पूरा कैलकुलेट कर दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें बिजनेस प्रोसेस फास्टर हुआ है, डेटा प्रोसेसिंग भी और कंप्यूटेशन भी एक्यूरेट हुई है, यानी एक्यूरेसी बढ़ गई है, और आपको भी पता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को जल्दी से प्रोसेस कर देता है। इंटीग्रेशन अमंग बिजनेस ऑपरेशंस, जब ऑटोमेटेड होता है ना, तो बिजनेस ऑपरेशंस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हो तो वहाँ आपने पढ़ा होगा वैल्यू चेन एनालिसिस, VCA, प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस। उसमें क्या होता है, हर एक प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, जल्दी काम हो जाता है, सारा इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास जाता है जहां उसे जाना चाहिए। तो वही हो गया कि जब बिजनेस ऑपरेशंस इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब अगर सामान बेचा गया, सेल हुआ, तो सेल डिपार्टमेंट से उस सेल की इंफॉर्मेशन अकाउंट डिपार्टमेंट को पहुंच गई, तो उसकी एंट्री हो गई। वाउचर हो गया, स्टॉक डिपार्टमेंट को चला गया, ताकि जो सेल होने के बाद स्टॉक अपडेट कर दिया गया कि अब कितना स्टॉक है, पहले कितना अपडेट स्टॉक था। आप समझ गए, ये ऑपरेशंस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाता है। बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, अब ये भी ज़्यादा अच्छा हो गया है, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ
नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और ह्यूमन एरर्स कम हो जाते हैं, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। आई होप बात समझ में आई। अब अगर ध्यान से देखो, एक बार याद करो, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के 6-7 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि क्या क्या की फीचर्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले फास्टर इनेबल फास्टर बिजनेस प्रोसेस, इनेबल फास्टर बिजनेस प्रोसेस, एक्यूरेसी इन डेटा एंड कंप्यूटेशन, या कह लो एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन। तीसरा, प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड देन इंटीग्रेशन अमंग business operations and better security and control, provide latest information and connectivity and networking capability और less prone to human error। आई होप समझ में आई बात। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये न्यूमेरिक, ये मेमोरी कोड वगैरह वगैरह, इन सब के चक्कर में ना पड़ना, एग्जाम चौपट हो जाना है। आपको जैसे बताएं महसूस करो और 2 से 3 बार पढ़ो, सब बातें याद आ जाएंगी। फॉलो करिए इस नोट्स को, इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम। कह रहा है आईटी सिस्टम यूज करने से क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं उस बिजनेस में। भाई बिजनेस में रिस्क होंगे तो हमारे ऑडिट की रिस्क की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कॉमन आईटी रिस्क नाम से। आपको ध्यान रखना है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा भी है और पूछेगा भी, कॉमन आईटी रिस्क क्या होते हैं। तो यहाँ पे भी वही 6-7 पॉइंट याद रखने हैं। अब आप बताइए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से जो डेटा है वो इनएक्यूरेटली प्रोसेस किया जा सकता है, हो सकता है, क्योंकि भाई अब गलत कहते हैं ना, इनपुट ही गलत हो गया हो तो गलती तो होगी। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या फिर प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, गलत तरीके से प्रोसेस कर दिया या गलत डेटा को प्रोसेस कर दिया। आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा, जो एक्सेस है डेटा का वो अनऑथराइज्ड हो सकता है या नहीं। भाई आपने सुना होगा ना, आपके इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं, तो कोई अकाउंट, कोई नॉर्मल सा जो प्रोसेस है एक कंपनी के अंदर, कोई लेजर्स बने हुए हैं, कोई पासवर्ड है, वो ब्रीच नहीं हो सकता क्या? तो उसकी वजह से अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा भी हो सकता है। जिसको हक है जानने का, उसके अलावा जो अनऑथराइज्ड है, जिसको हक नहीं है, वो भी एक्सेस कर ले पाता है डेटा का। जरूरी नहीं है, अगर आपका कंट्रोल अच्छा है तो ऐसा नहीं होगा, पर जनरली ये रिस्क होने के चांसेस हैं। आपको नहीं लगता डायरेक्ट डेटा चेंज हो जाता है, एक्सेसिव एक्सेस मिल जाता है। भाई हर किसी की अपनी एक राइट है हर किसी का कि भाई मुझे इतनी जानकारी चाहिए, बस इसके अलावा हमें जानना है तो वो इनक्रिप्टेड है, हमें पता नहीं चलेगा। हर किसी को उसके राइट के हिसाब से एक्सेस मिलता है, पर यहाँ एक्सेसिव एक्सेस मिलने की गुंजाइश है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की कमी, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, हम भी अपना काम करें, आप अपना काम करो, सब अपना अपना काम करें, पर प्रॉब्लम यह है कि हम अपने काम के अलावा तुम्हारे में दिलचस्पी ले रहे हैं, तुम्हारे की चीज इंफॉर्मेशन या चीज़ों को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये बहुत चांस है। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का केस आपको मालूम होगा कि उन्होंने डेटा बेच दिया था, इसके लिए उन्होंने अपने पार्लियामेंट में, कोर्ट में, या जो भी उनके यहाँ होता है वहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। ये केस आपको पता होगा, यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा। अनऑथराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम, कोई सिस्टम या प्रोग्राम है उसमें चेंज करना, ये दो चीज़ों पर है। आप अथराइज्ड हो तो चेंज करो, पर आप अथराइज्ड नहीं हो, अनअथराइज्ड चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंज, कभी कभी जरूरी चेंज है करना, वो उसे करना ही चाहिए, लेकिन फेल हो गए, आप चेंज ही नहीं कर पा रहे हो। तो आईटी सिस्टम का यूज करने के बहुत सारे ये कुछ रिस्क हैं। एक बार याद करते हैं फटाफट से 2 क्वेश्चन। की फीचर्स आपने पढ़ लिया, ऑपरेशंस बढ़ेगा बिजनेस का, एक्यूरेट डेटा प्रोसेस होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेगा, बिजनेस के ऑपरेशंस इंटरलिंक्ड होंगे, इंटीग्रेट होंगे, बेटर सिक्योरिटी और कंट्रोल होगा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी डेवलप होगी। और अगर हम बात करें रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम और कॉमन आईटी रिस्क, तो यहाँ पे भी आप 5-6 बातें पढ़ सकते हो। इन एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा आर प्रोसेसिंग inaccurate data, unauthorized access of data, direct data change and
एक्सेसिव एक्सेस मिल सकता है, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो सकती है, और साथ ही साथ लॉस ऑफ डेटा भी तो हो सकता है, अनऑथराइज्ड चेंजेस और फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस। ऐसे 5-6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द ऑटोमेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बात समझिए। वाइल परफॉर्मिंग द स्टेट्यूटरी ऑडिट, अगर आप ये ऑडिट करते हो तो ऑडिटर को चाहिए कि वो अंडरस्टैंडिंग ले एंटिटी के बिजनेस का। भाई आप जहां ऑडिट करने जाओगे उसके बिजनेस का आपको अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत है, उसके इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत है, और उसके आईटी इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत है। जब ये सारी बातें आप समझ जाओगे तभी तो आप रिस्क को एसेस कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। हाँ सर, बात तो सही है। तो इसके लिए कंपनी को कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं इन सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कौन कौन से पॉइंट ऑडिटर को हेल्प करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पूछेगा कि व्हाट आर द पॉइंट्स दैट विल हेल्प द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, एंड यू हैव टू आंसर इन 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट लिखोगे, 6 मार्क्स या 3 मार्क्स जो भी क्वेश्चन आएगा। अगर 6 मार्क्स का आता है तो सीधे सीधे आप ये पॉइंट लिखने के बाद थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन अपनी जो बात अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो हल्का सा आप लिख दोगे, 1 लाइन। और अगर 3 मार्क्स के पूछते तो केवल पॉइंटर लिख के आप चले जाइए, आपका काम हो गया। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या जानना चाहोगे भाई? आप जानना चाहोगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जा रहा है, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जा रहा है, और साथ साथ इन्हीं इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पज आप जानना चाहोगे कि भाई इनके सबके पर्पज क्या हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, सबके अपने पर्पज हो सकते हैं, तो आपको उनका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करने का। जैसे उनका पर्पज क्या हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल पर्पज है या नॉन फाइनेंशियल पर्पज से यूज किया जा रहा है। फाइनेंशियल आइटम्स के लिए तो हम बने ही हैं, हमारा काम ही है ऑडिट करना। फिर आप ये जो आईटी सिस्टम है इनके लोकेशन को आपको देखना है, इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। लोकेशन देखोगे कि वो लोकल या ग्लोबल है। फिर आप ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये इन हाउस डेवलप किया गया है या पैकेज्ड है, और हु आर द की पर्सन इन चार्ज, कौन कौन है इसका इंचार्ज, और कौन सा वर्जन यूज किया जा रहा है। आई आपको समझ में आया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी ऑटोमेटेड बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के लिए ऑडिटर को ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट समझने के लिए कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले कौन कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जा रहा है, उनका पर्पज क्या है, उनका लोकेशन क्या है, इन हाउस है या पैकेज्ड है, और की पर्सन इंचार्ज कौन कौन से हैं, और कौन सा वर्जन यूज किया जा रहा है। आई होप इसी अंदाज में आपको चीज़ों को याद रखना है। अब जरा बताइए, अगर ये अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर ले लेगा, इसको ये बातें साफ साफ समझ में आ जाएं, तो ऑडिटर क्या करेगा, इन सबको डॉक्यूमेंटेशन करेगा। सारी बातें समझने के बाद डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे आप पढ़ोगे एक चैप्टर, डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है, तो इन सब का हम डॉक्यूमेंटेशन इन सारी चीज़ों को कर लेंगे। इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन स्टेट्यूटरी ऑडिट, आईटी रिलेटेड रिस्क का ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 3 पॉइंट में आंसर है। सबसे पहले सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक सेकेंड, इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। आई होप बात समझ में आई। तो भाई देखना ध्यान से, इफ कॉमन आईटी रिस्क आर नॉट मिटिगेटेड, अगर ये आईटी रिस्क जो हैं, ऊपर के जो रिस्क हैं, भाई देखो अभी हमने आपसे क्या क्या पढ़ा, कैसे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के की फीचर पढ़े, की फीचर्स पढ़ने के बाद रिस्क जाना, फिर चीज़ों को समझा, समझने के बाद इसका इम्पैक्ट समझा।
यही है लिंक, समझ रहे हैं ना। आपने अंडरस्टैंडिंग ले लिया, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद उनका इम्पैक्ट देख रहे हैं। इम्पैक्ट में क्या है, पहले देखो कि सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहा गया कि अगर कॉमन आईटी रिस्क जो हैं वो मिटिगेट नहीं हो पाए, आपने क्या किया होगा, यानी एंटिटी ने क्या किया होगा, कंट्रोल लगाए होंगे। कंट्रोल लगाने के बाद वो उन कॉमन आईटी रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश की होगी कि कॉमन आईटी रिस्क, जो आईटी रिस्क हैं वो ना हो, वो रिस्क खत्म हो जाए, कोई ब्रीचेस ना हो। ठीक है, अगर ये रिस्क मिटिगेट नहीं हो पाए उन कंट्रोल लगाने के बावजूद, उनको लगाने के बावजूद, तो ऑडिटर विल नॉट एबल टू रिलाई ऑन द डेटा। आप ऑडिटर हो, आपको पता है रिस्क है, उसने कंट्रोल लगाया, एंटिटी ने, कंट्रोल ने मिटिगेट ही नहीं कर पाया, यानी कंट्रोल आर नॉट इफेक्टिव। तो क्या जो डेटा प्रोसेस हुआ, जनरेट हुआ, आप उस पर रिलाई करोगे, भरोसा करोगे? द आंसर इज नो। उसके इंफॉर्मेशन पे भरोसा करोगे? नहीं। उसके रिपोर्ट पे भरोसा करोगे? नहीं। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अपना सब्सटेंटिव चेकिंग बढ़ा दोगे, आप अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बढ़ा दोगे। आई बात समझ में? एरो हमने ऊपर को बनाया है, मतलब आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ाना है। क्लियर पॉइंट? वेरी गुड। अब इसके बाद दूसरा, कंट्रोल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई अगर रिलाय करते हो ऑटोमेटेड कंट्रोल पे, नहीं, क्वेश्चन में कहा है कि आप रिलाय नहीं करते हो, और अगर आप रिलाय नहीं करते हो तो आपका सब्सटेंटिव वर्क बढ़ जाएगा। आपको भरोसा नहीं है तो चेकिंग ज्यादा करोगे। फिर रिपोर्टिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से इन रिस्पेक्ट ऑफ आईएफसी, आईएफसी का मतलब एक होता है, बाकी चीजों पर तो कंट्रोल का मतलब क्या है, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे भी फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। ठीक है, तो विच आर रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आगे पढ़ोगे। ऑडिटर मे हैव टू मॉडिफाई हिज ऑडिट रिपोर्ट इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केस हैं जहां ऑडिटर को अपना ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करना है, और ये जो मॉडिफाई करना है या क्या करना है, ये आगे आप जब एस ए पढ़ोगे 700 सीरीज, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। वहां पर ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेस्टिंग मेथड्स इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में टेस्टिंग के मेथड कौन कौन से हैं? तो 4 तरीके के टेस्ट हैं। पहला, इंक्वायरी। भाई सीधी बात है, आप इंक्वायरी करो, पूछताछ करो। अगर आप पूछोगे तो क्या आपको टाइम ज़्यादा लगेगा? पूछने में तो कम टाइम लगेगा ना, फटाफट से पूछो, हेलो ये काम कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ है, आपने जानकारी ले ली फटाफट से, और कम टाइम में काम हो तो उसे क्या बोलते हैं? इफिशियंट। इफेक्टिव का मतलब ज़्यादा कारगर, इफिशियंट का मतलब कम टाइम में। तो आपको नहीं लगता कि इंक्वायरी सबसे ज़्यादा इफिशियंट हो सकता है? आंसर इज यस। और आपको लगता है कि अगर आप किसी से पूछताछ करोगे वो सच सच उगल देगा? झूठ भी तो बोल सकता है। तो क्या आप रिलाय कर सकते हो अपने इंक्वायरी पर? हमने आपसे कुछ पूछा, आपने बताया, मैं आंख बंद करके मान लूं? नहीं। मतलब रिलायबल कम से कम रिलायबल है, चांसेस ज़्यादा हैं कि गलत बता दे। तो आप दो पॉइंट आपको कंफर्म हो गया। इंक्वायरी ऑडिट मेथड्स जो हैं उनमें 4 टाइप है। पहला है इंक्वायरी, जो मोस्ट इफिशियंट है क्योंकि टाइम कम लगता है, बट लीस्ट रिलायबल है क्योंकि लोग झूठ भी तो बोल सकते हैं। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? भाई आप देख रहे हो आंखों के सामने, इनका ये प्रोसीजर कैसा है, इनका वो प्रोसीजर कैसा है, ये ऐसे कैसे काम करते हैं, ये वैसे कैसे काम करते हैं। जब उन्हें ऑब्जर्व करोगे ना आप, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देख के पता चल जाएगा ना। कई बार देखो कि जो मेट्रो में चलो तो इधर उधर ताकते हुए लोग दिखते रहते हैं, तो आपको अंदाजा लग जाता है किसी का मोबाइल छीन के भागने वाला है। तो ऑब्जर्व ही तो कर रहे हो। तो ऑडिट में भी आप ऑब्जर्व करोगे उनके प्रोसेस का, उनकी एक्टिविटीज का, उनकी अकाउंटिंग का, उनके इंफॉर्मेशन
कि जो एक्सेस जैसे वो करते हैं वो सारी चीज़ों का। फिर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी अलग अलग है, ध्यान रखना। इंक्वायरी में हम पूछताछ करते हैं, इंस्पेक्शन में चेक करते हैं किसका, डॉक्यूमेंट्स का, प्रोसेस का, उनके फाइनेंस का, मतलब फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन हैं उन सबको इंस्पेक्ट करते हैं। और एक और होता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में आप खुद परफॉर्म करते हो। जैसे अगर आप बैंक और किसी बिजनेस के बैंक में मान ले जाते हैं तो आप क्या करो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना डालो। आपने चेक किया ना कि बैंक के ट्रांजेक्शन उस एंटिटी के ट्रांजेक्शन से मैच हो रहे हैं, इसके लिए क्या करते थे, बीआरएस बनाते थे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और जब ये स्टेटमेंट बनाते हो तो पता चल जाता है। तो आप खुद करके चेक करो, दैट इज परफॉर्मेंस। आप खुद करके चेक करो एक एक करके तब। और एक बात तो समझ में आ गया, जब आप खुद करते हो तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है, हाँ या ना। और जो सबसे ज्यादा लेंदी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप कहोगे ना कि लीस्ट इफिशियंट है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये काम करने के बाद आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी सबसे ज्यादा रिलायबल यही मेथड है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी यही है। तो क्या सर ये बाकी के मेथड बेकार है, हमको रिपरफॉर्मेंस करना चाहिए, रिपरफॉर्म करके हम ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा रिलायबल डेट। लेकिन भाई इफिशियंसी भी मैटर करती है। आप एक ही काम में लगा दो 1 महीना, क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। अब एक खास बात, इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन ये दोनों मिल करके परफॉर्म किया जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा इफिशियंट होता है। बिकॉज इंक्वायरी अकेले सफिशियंट नहीं है, इसीलिए इंक्वायरी किसी न किसी और मेथड के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन, इंक्वायरी प्लस परफॉर्मेंस। पर इंक्वायरी को इंस्पेक्शन के साथ अगर ऐड करके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा और सबसे कम टाइम लगेगा, दैट इज मोस्ट इफिशियंट मेथड कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, टेस्टिंग मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है या आ सकता है इस बार के एग्जाम में। क्या है वो एक क्वेश्चन है, while using these methods, while using these methods ऑडिटर, मैं इसको हटा देता हूं, हाँ, while using these methods ऑडिटर नीड टू यूज हिज प्रोफेशनल जजमेंट। अब इस मेथड का यूज करते टाइम आपको कोई नियम बताया गया कि नहीं यहाँ आप यही मेथड यूज करो, नहीं, आप अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करो। आपको भी कुछ समझ है, इतने दिन से पढ़ाई किया है आपने। एंड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स बिफोर कंक्लूडिंग विच मेथड और व्हाट कॉम्बिनेशन इज बेस्ट। इन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, यानी जब आप मेथड सेलेक्ट कर रहे होगे कि कौन सा मेथड या कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें, तो कुछ फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा ये जानना है, तो इन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखिए। पहला, रिस्क असेसमेंट। सर रिस्क असेसमेंट क्या है, ये बार बार वर्ड आ रहा है, अभी कंफ्यूजन हो रही, आपको समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे हम रिस्क असेसमेंट को आपको अच्छे से बताएंगे। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन द बिजनेस। अगर बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी कम है ज़्यादा है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसी के हिसाब से आप अपना मेथड चूज करते हो। फिर हिस्ट्री ऑफ एरर और मिस स्टेटमेंट, उस एंटिटी में एरर और मिस स्टेटमेंट होते रहे हों तो आप भरोसा करोगे नहीं, तो आप वही टेक्निक इस्तेमाल करोगे जो ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। फिर है कंट्रोल इन्वायरमेंट, और पांचवा है डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड। जब आप देखते हो कि मैटर बड़ा संगीन है, बहुत बड़ी एंटिटी हो और बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, तो आपको नहीं लगता कि आप एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल सफिशिएंट एविडेंस चाहते हो, अप्रोप्रिएट एविडेंस चाहते हो। तो डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड ये भी मैटर करता है ये डिसाइड करने के लिए कि भाई अब मुझे कौन सा मेथड चुनना चाहिए। बीमारी पता लगाया तब मेथड पता लगाया कि इसमें कौन सी दवा लगेगी। क्वेश्चन नंबर 19, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्किप करूँगा,
इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, IFC शॉर्टकट में कहते हैं, IFC ये इसका शॉर्टकट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, मैं लास्ट में इसको अलग से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आपको बता दूं बस इतना कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल बहुत सारे होते हैं जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है। और इनमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको लगानी ही लगानी है। तो यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है ताकि इसी नोट्स में बाद में फिल कर दिया जाए। उसके सेक्शन के का मैटर था मेन कि क्या सेक्शन याद किया जाए या नहीं। मेरे हिसाब से सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे 4 पार्टीज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना है, जिसमें एक केवल मैनेजमेंट वाला और ऑडिटर वाला ध्यान में आपको रखना है। पर इसको यहीं पर क्वेश्चन नंबर 19 दोबारा वापस से हम जरूर आएंगे और इसको आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूजन दिख रहा था। चलो, कंफ्यूजन ये था कि आप याद कैसे करो, आपको कैसे हम अंतर कर पाए, तो इसलिए हमने इस प्लेस को अभी छोड़ रखा है। डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑडिट के लिए डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे हम। ठीक है, ओके सर। देखो भाई, 5 बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या? कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, प्रोसेस, टूल्स और टेक्निक्स, इन सब का कॉम्बिनेशन है ये, that are used to analyze the vast amount of electronic data to obtain meaningful information can be called as data analytics। बात समझिए कि कोई ऐसा प्रोसेस, टूल्स या टेक्निक जो बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे, जिससे हम समझ पाएं, जिससे हम कोई अर्थ निकाल पाएं, कोई डिसीजन ले पाएं, उसे बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। Business can be benefited immensely by using data analytics। Business को फायदा होता है। It may help in improving the profitability, providing the better customer service और achieve the competitive advantage। अभी तक 2 पॉइंट जो हमने पढ़ा, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए यूज हो रहा है। बात समझ में आया? तीसरा क्या है, डेटा एनालिटिक्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन ऑडिट। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू का ऑडिटर के लिए चालू हुआ और बाकी के दोनों में आपने देखा कहाँ पे, ये एंटिटी के लिए चल रहा थी, बातें चल रही थी। बात समझ में आई? तो ये ऑडिटर के लिए भी यूज, ऑडिट में भी यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए और एविडेंस के लिए हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन चाहिए और वो डेटा एनालिटिक्स का वही काम है। या फिर इससे हम रोमम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। पहले थोड़ा थोड़ा हमने इसका ओवरव्यू आपको दिया था। अब इसके बाद में डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड टू प्रोसेस द फॉलोइंग फंक्शन। इन काम के लिए डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, रिकम्प्यूटेशन करने के लिए, फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, selecting the audit samples using random sampling या systematic sampling, and then to check the completeness and accuracy of data in population। completeness और accuracy देखते हैं डेटा का, और to evaluate the impact of internal control deficiency। इंटरनल कंट्रोल की डिफिशियंसीज होती हैं, आप पहले एक्सपेक्टेशन से आपकी कुछ और था और वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल उतना इफेक्टिव नहीं था, तो क्या हो गया, डिस्क्रिपेंसीज हो गए, डिफिशियंसीज हो गए। और डिफिशियंसी जो हो गए, इनको ये इवेल्यूट करने में डेटा एनालिटिक्स मदद करता है कि भाई इनका कितना इम्पैक्ट होगा। इसके बाद आता है 5वां पॉइंट कि भाई ये जो टूल्स और टेक्निक्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेटा एनालिटिक्स के लिए, इन्हें बोला जाता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, या फिर आप इसे CAA
टीस कह सकते हो, CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। अब आपके लिए दो क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। अगर आप देखो तो एक आपने पढ़ा डेटा एनालिटिक्स के क्वेश्चन, कुछ भी इससे रिलेटेड आ सकता है, और दूसरा आपने पढ़ा CAAT, ये क्या है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हुआ, इसलिए स्पेशली इस मीनिंग को याद रखना भी आपके लिए जरूरी है। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 21, आईटी कंट्रोल्स। क्या होते हैं आईटी कंट्रोल दोस्त? तो आईटी कंट्रोल एक जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, तीन तरह के कंट्रोल में बांटा गया है। जनरल आईटी कंट्रोल क्या होते हैं? जो डेटा सेंटर पे, नेटवर्क पे और ऑपरेशंस पे लगाए गए हैं। डेटा सेंटर पे, नेटवर्क पे और ऑपरेशंस पे लगाए गए हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, डेटा सेंटर और एमसीक्यू में आएगा कि ये कौन सा कंट्रोल है, जनरल आईटी, एप्लीकेशन या आईटी डिपेंडेंट। प्रोग्राम चेंज पे, एक्सेस सिक्योरिटी पे, एप्लीकेशन सिस्टम ऑफ एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, इन सब पे लगाए गए कंट्रोल को जनरल आईटी कंट्रोल कहते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल ये ऑटोमेटेड हो सकते हैं, मैनुअल हो सकते हैं, और ये बिजनेस प्रोसेस लेवल पर ऑपरेट होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि विच कंट्रोल्स ऑपरेट्स एट बिजनेस प्रोसेस लेवल, तो आपका जवाब होगा एप्लीकेशन कंट्रोल। एग्जाम्पल है इसका ईआरपी। फिर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल बेसिकली मैनुअल कंट्रोल दैट मेक यूज ऑफ सेम फॉर्म ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल ये मैनुअल कंट्रोल होते हैं जनरली, दैट मेक यूज ऑफ सेम फॉर्म ऑफ डेटा, एक तरह का डेटा, इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन, उसी आईटी सिस्टम या एप्लीकेशन से जो प्रोड्यूस किए गए होते हैं। तो सिंपल है, आईटी कंट्रोल के 3 पॉइंट आपको लिखते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल जो डेटा सेंटर, नेटवर्क और ऑपरेशंस पर या प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, इन सब पे लगता है। एप्लीकेशन कंट्रोल जो ऑटोमेटेड या मैनुअल हो सकता है और ये बिजनेस ऑपरेशन लेवल पर लगता है, फॉर एग्जांपल है ईआरपी। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल बेसिकली ये मैनुअल कंट्रोल होता है, मैनुअल, जो कि सेम फॉर्म ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करता है उस आईटी सिस्टम का इस्तेमाल करके। और बाद में क्वेश्चन नंबर 22, टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। टेस्टिंग मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? तो आपको सबसे पहले ऑब्टेन करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग हाउ एन ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस्ड यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। इनका कम्बिनेशन, यानी टेस्टिंग मेथड क्या हो सकता है? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन का कोई कम्बिनेशन यूज कर लो आप, जो कि ऊपर पढ़ा भी हमने। और दूसरा ये हो सकता है कि हम ऑब्जर्व करें हाउ एन यूजर प्रोसेस द ट्रांजेक्शन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो यूजर कैसे प्रोसेस कर रहा है, या फिर इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन का इस्तेमाल कर ले। और इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन, उसको इंस्पेक्ट करो। कुल मिला के ये 3 मेथड हैं। उधर हमने इंस्पेक्शन किया, यहाँ ऑब्जर्वेशन किया, और इससे पहले इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन का कॉम्बिनेशन अपनाया। ठीक है, अब आता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है सर, एक्चुअल में अभी तक हमने जो पढ़ाई की वो पूरे चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल के 2 पार्ट कंप्लीट किए। अब शुरू होगा तीसरा पार्ट। अब तक हमने 38 मिनट की पढ़ाई कर ली। अब हमारे पास एसएज आएंगे। एक बार हम जरा आपको बताना चाहेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, और इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्यों, आपका चैप्टर एंड हो गया है, इस क्वेश्चन से इतना ही आना है। ऐसे सेपरेटली लगभग 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऐसे से, और उन एसेस को हम इंडिविजुअल अपलोड करना चाहते हैं। हाँ, किसी चैप्टर में अगर जैसे ऐसे 200 हमने कर लिया, ऐसे 300 हमने चैप्टर के साथ ही कर लिया। अब हम 315, 330, 260, 265 और 610 ये एक साथ करने वाले हैं। तो इसके लिए सेपरेट लेक्चर होना बहुत जरूरी है। तो समझाने के लिए बताएं, ऐसे 315 आपको रिस्क को एसेस करना बताएगा कि आपको रिस्क को कैसे एसेस करना है। आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क। फिर जब आइडेंटिफाई आप कर लोगे ना, तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहोगे उस रिस्क के लिए, तो उसके लिए आएगा आपका ऐसे 330। ऐसे 330 बताएगा कि कैसे कैसे आपको रिस्पॉन्स देना है। जैसे
रिस्क आता है तो आप किसको किसको कम्युनिकेट करोगे, TCWG मैनेजमेंट क्या कम्युनिकेट करोगे, कैसे करोगे, किसको करोगे, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे 260 कम्युनिकेट विद TCWG, वहाँ रिस्पॉन्सेस, यहाँ कम्युनिकेट। और 265 में अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई डिफिशियंसी आ जाए तो मैनेजमेंट को कैसे कम्युनिकेट करोगे। और 610 में हम पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया गया हो उस एंटिटी में तो हम उसके वर्क को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास 315 ऐसे, 330, 260, 265 और 610 जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। गो थ्रू करने के लिए एक सेकंड में आपको नोट्स दिखा दूं। ये है ऐसे 315 जो आप देख रहे हैं। इस एक चार्ट में पूरा ऐसे 315 कवर है। अगर आपके सामने एग्जाम के ठीक पहले इतना बड़ा चार्ट है तो शायद आपको याद करना आसान हो। फिर ये 330 ऐसे 330 का चार्ट है। फिर हम इसी तरह ऐसे 260 पढ़ेंगे। आपको बात समझ में आई? तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं ताकि ऐसे के पार्ट को हम बिल्कुल सेपरेट कर सकें। और मान के चलिए चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट है एक्सेप्ट एसेस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय टाटा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर जाएं, सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा, आप हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम धीरे पढ़ाएं, ज़्यादा तेज पढ़ाएं, और एलोब्रेट करें, एक्सप्लेन करें। क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे बाकी के पार्ट में। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।